आज हम बात करने वाले हैं अंधेर नगरी की कथा के बारे में। कथा जिसे कथानक भी कहा जाता है, कहानी भी कहा जाता है और कथा विन्यास भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अंधेर नगरी नाटक के संक्षिप्त परिचय में बात की थी कि अंधेर नगरी नाटक में 6 दृश्य हैं। इन 6 दृश्यों में से इस वीडियो में हम 3 दृश्य के बारे में बात करेंगे। उन 3 दृश्यों में क्या कहानी है, कथानक किस तरह से आगे बढ़ता है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रथम दृश्य की बात करते हैं। प्रथम दृश्य, महंत अपने दोनों चेलों के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। नगर का नाम है अंधेर नगरी और महंत के दोनों चेले हैं गोवर्धन दास और नारायण दास। इस तरह से वह अपने दोनों चेलों के साथ में गाते हुए, भजन गाते हुए, राम भजो राम भजो भाई, इस तरह का एक भजन गाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। यहाँ से इस अंधेर नगरी नाटक का प्रारंभ होता है। इसके साथ ही इसी दृश्य में जब दोनों चेलों को भिक्षा के लिए भेजते हैं, गाते हुए पहले प्रवेश करते हैं, उसके बाद महंत जो है वो अपने दोनों चेले, दोनों शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को नगर में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। और विशेष रूप से महंत अपने चेलों को ये निर्देशित करते हैं कि तुम लालच मत करना, लोभ मत करना। इस तरह से यहाँ पर आकर जो है वो पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। दूसरा दृश्य बाजार का दृश्य है। बाजार में विक्रेता बैठे हुए हैं, कबाब वाला है, चने वाला है, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़िन जिसे मालिन कहा जाता है, मुगल जो सूखे मेवे बेच रहा है, पाचक वाला जो चूरण आदि बेच रहा है, मछली वाली, जात वाला और बनिया। इस प्रकार से पूरे एक बाजार का दृश्य यहाँ पर साकार किया है कवि, लेखक ने, नाटककार ने। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि बाजार में किस तरह से विक्रेता या बाजार का अंग हो जाने वाला जो विक्रेता है वह किस तरह से उपभोक्ता को आकर्षित करता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस अंधेर नगरी नाटक को वर्तमान से जोड़ती हैं। वर्तमान का युग भी सब कुछ बाजारीकरण हो गया है। उस बाजारीकरण का चित्रण हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी में भी दिखाई देता है। तो जब बाज़ार में प्रवेश करते हैं तो चेले जब बाज़ार में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे कबाब वाला जो है वो गर्मा गर्म कबाब बेच रहा है, और जो घासी राम चने वाला है वो चने बेच रहा है, और नारंगी वाला जो है अपनी नारंगी की विशेषताएं बताकर नारंगी बेच रहा है। हलवाई जो है वो अपनी जलेबियों की, इमरती की, लड्डू की, गुलाब जामुन की विशेषताएं बताकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। और कुजड़िन जो है वो मालिन जो है वो धनिया, मेथी, पालक, चौराई, सब चीज़ों की विशेषताएं गिना गिना कर लोगों को बुला रही है और बता रही है। और जो मुगल है वो अपने बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, अनेक प्रकार के जो मावे हैं, जो सूखे मेवे हैं, उनको बेचने के लिए ग्राहकों को और जो उपभोक्ता है उनको आकर्षित कर रहा है। और जब पाचक वाला है, वो पाचक वाला तो अपने जो चूरण है उनकी अनेक अनेक उस पर उसने पूरा एक गीत बना डाला है, और वो कहता है, चूरण अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरण बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरण जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। इस तरह से बड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं उनमें हमें कविताएं और गीत भी देखने को मिलते हैं जो उसको, कथा को एक तरह से रोचक बना देते हैं।
पूरी एक कविता है, लंबी कविता है, जिसमें वो जो पाचक वाला है अपने पाचक की, अपने चूर्ण की अनेक अनेक विशेषताएं बताकर बड़े रोचक ढंग से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। और फिर मछली वाली है जो मछलियां बेचने के लिए वो भी अपनी एक कविता बनाती है 2-3 पंक्तियों में। वो भी बोलती है, लाख टका के बाला जौबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। इस तरह से कई सारी अभिव्यंजनाएं हैं उसमें केवल मछली बेचने का ही भाव नहीं है, उसमें और भी कई सारी अभिव्यंजनाएं छुपी हुई हैं। और जात वाला जो ब्राह्मण है उसके माध्यम से तो मानो भारतेंदु जो है वो भारतीय समाज की जाति प्रथा पर पूरी तरह से चोट करते हैं। और कहता है वो जात वाला क्या कहता है, जात ले जात टके से जात, 1 टका दो हमें अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान और टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। इस तरह से बड़ा एक व्यंग भाव है इन पंक्तियों में कि जात कोई नहीं है, सिर्फ मजहब एक ही है, पैसा। और उस एक पैसे, उस एक मजहब के लिए वो जो है किसी भी जात को देने के लिए तैयार है, किसी भी जात को अपनाने के लिए तैयार है। इसी तरह से बनिया जो है वो अपने आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, मसाला, चावल आदि बेचकर लोगों को आकर्षित कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है। इस तरह से ये सारे जितने भी विक्रेता हैं, बाजार का अंग हैं, वो उन सब का उद्देश्य है लाभ कमाना। उन सब का उद्देश्य है जो है वो उन सब का उद्देश्य एक ही है, पैसे कमाना, लाभ कमाना, और उसी के लिए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस दूसरे दृश्य में, बाजार के दृश्य में, जब गोवर्धन दास वहाँ प्रवेश करता है तो गोवर्धन दास की बातचीत इन सभी विक्रेताओं से होती है। वो बातचीत करता है, बनिए से बातचीत करता है, दूसरे जो हलवाई हैं उनसे वो बातचीत करता है, दूसरी वस्तुएं बेचने वाले विक्रेताओं से। जब वो सभी विक्रेताओं से बातचीत करने के बाद में उनका दाम पूछता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो बड़ी अच्छी नगरी है, यहाँ पर तो हरेक वस्तु का दाम टका सेर है। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। यहीं से अंधेर नगरी नाटक का जो शीर्षक है वहीं उससे जाकर जुड़ती है बात। शीर्षक का औचित्य समझ में आता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ऐसा नगरी कैसी नगरी है जहाँ पर मूल्यवान वस्तु का मूल्य भी उतना ही है और बिल्कुल मूल्यहीन वस्तु का मूल्य भी उतना ही है। तो ये सब देखकर वो गोवर्धन दास बहुत आश्चर्यचकित होता है और वो भिक्षा मांगने के लिए जो 7 पैसे लाया था और 3.5 सेर मिठाई लेकर जाता है और उसको लगता है कि मैं अब तो बहुत ही आनंद होने वाला है, यहाँ तो थोड़े से पैसों में इतना सारा सामान मिलता है, अब हम जो है गुरु चेले बहुत छक्कर भोजन करने वाले हैं और बड़े आनंद से हम जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इस तरह से वो वहाँ से ये अपने लिए और अपने गुरु महंत के लिए वहाँ से सामान खरीद कर, भोजन खरीद कर चला जाता है। अब इसके बाद जो दूसरे दृश्य में ही जो हमने बात की है वही हमें अब यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि गोवर्धन दास का बाजार से संवाद चलता है और सब चीज़ टके सेर है वहाँ पर और नगरी का नाम अंधेर नगरी है। ये चीज़ ये आभास उस बाजार का अंग बनने के बाद, बाजार में प्रवेश करने के बाद में गोवर्धन दास को होता है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे दृश्य में। तीसरे दृश्य में फिर से महंत व शिष्यों के बीच संवाद होता है क्योंकि महंत और शिष्य इकट्ठे होते हैं। शिष्यों को उसने भिक्षा लेने के लिए भेजा था और उसके बाद जब वो लौट कर आते हैं, महंत नारायण दास एक ओर से राम भजो गीत गाते हुए आता है और दूसरे दास से गोवर्धन जो है अंधेर नगरी गाते हुए आता है। दोनों में अंतर है। नारायण दास तो गा रहा है अभी भी राम भजो, और दूसरी तरफ गोवर्धन दास क्योंकि बाजार का शिकार हो चुका तो अब वो क्या गा रहा है, अब गा रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो बाजार का शिकार हो जाने के बाद, बाजार के पाश में जकड़े जाने के बाद मनुष्य जो है वो फिर बाजार की ही भाषा बोलने लगता है। अब जब उनके बीच में संवाद होता है तो
महंत और जो उनके शिष्य हैं वो उनको जब पता चलता है कि ये नगरी इस तरह की है जहाँ पर सारे सामान का एक ही मूल्य है, तो वो महंत उनको सचेत करते हैं और कहते हैं कि अब हमें नगरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन गोवर्धन दास को तो वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत कम मूल्य में उसे बहुत मूल्यवान वस्तुएं मिल रही हैं, वो बहुत कम पैसे देने के बाद भी उसे बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल रही हैं खाने को, तो वो नगर छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर एक संकेत क्या करता है और नाटककार कि अब भाई गोवर्धन दास जो है वो नगर में बाजार का शिकार हो चुका है। बाजारीकरण के शिकंजे में फंस जाने के कारण गोवर्धन दास जो है वो लालच में आ गया और अब वह उस नगरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। महंत के कहने के बावजूद भी वह नहीं मानता है, लेकिन महंत उसको सचेत करते हैं कि ये जो है यहाँ पर रहना उचित नहीं है। जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो, यह बहुत खतरनाक स्थान है, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन गोवर्धन दास जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। महंत उनको समझाने का प्रयास करते भी हैं कि देख बच्चा पीछे पछताएगा, लेकिन उस समय गोवर्धन दास जो है वो कहता है मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रहिए, मैं भी यहीं रहता हूँ और हम बड़े आनंदपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएंगे। लेकिन महंत क्योंकि बहुत अनुभवी हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, तो वो इस लालच में नहीं फंसते हैं। गोवर्धन दास को वहीं छोड़कर गुरु महंत जो हैं वो अपने शिष्य नारायण दास के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नारायण दास उनके साथ रहता है और गोवर्धन दास जो है वो मिठाई खाता हुआ वो वहीं पर उसको छोड़कर वो चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तीन दृश्यों में यह स्थिति स्पष्ट होती है, कथानक कहाँ तक पहुँचता है। पहला दृश्य जिसमें महंत और शिष्यों के बीच में संवाद है, वो नगर में प्रवेश करते हैं। जैसे कि साधु संत घूमते हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ठीक वैसे ही महंत और उनके शिष्य भी घूम रहे हैं, लेकिन अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं और महंत जो है उन्हें भिक्षा लेने के लिए, कुछ भोजन लाने के लिए भेजते हैं। तो गोवर्धन दास जो है वो बाजार में जाता है और बाजार में जाकर उसे ये आभास होता है कि ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ है, बड़ा अद्भुत नगरी है कि जहाँ पर हर एक सामान का मूल्य एक ही है। और वो जो है उस नगरी के उस बाजार का शिकार हो जाता है। और तीसरे दृश्य में पुनः महंत और उनके शिष्यों के बीच में संवाद होता है और शिष्यों में जो नारायण दास है वो महंत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लालच में फंसकर गोवर्धन दास जो है वो अंधेर नगरी को नहीं छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पर ये तीन दृश्य जो हैं वो यहाँ पर पूरे होते हैं। अगले 3 दृश्यों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।